हेलो एवरीवन, स्वागत आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने जो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट में सीरीज शुरू कर रखी थी वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चंस की, जिनका आंसर जो है एक लाइन में हो, एक शब्द या एक वाले उत्तर या प्रश्न। इसकी सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमारी ऑलरेडी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के लगभग कितने फीसदी लोग जो थे वो गांव में रहते थे। तो 85% लोग। 16वीं शताब्दी का अर्थ है 1500 से लेकर 1590। ये तो 16वीं शताब्दी हो गई। 17वीं आएगी आपकी 1600 से लेकर 1699 आएगा, 1699 तक। तो ये मतलब पूछा गया कि 1500 से लेकर 1699 ईस्वी तक कितनी जनता जो थी वो गांव में रहती थी। तो 85% जनता जो थी वो गांव में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में गांव में रहने वाले अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थी। तो वो किसान थे, क्योंकि गांव में रहते थे तो वो किसान थे और खेती करते थे। नेक्स्ट, रैयत शब्द से आपका क्या अभिप्राय। तो रैयत किसको बोला जाता था उस समय? किसान को। वे किसान जो अपने परिवार की सहायता से अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे क्या कहलाते थे? तो खुद काश्त। ये किसान है, उसके अपनी फैमिली के साथ जो है वो अपनी ज़मीन पर खेती करता था, कृषि उपजाता था। तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था खुद काश्त, मतलब खुद करने वाला। वे किसान जिनके खेत एवं निवास स्थान किसी दूसरे गांव में होते थे क्या कहलाते थे? वो पाही काश्त कहलाते थे। कि किसान मान लीजिए इस गांव का और दूसरा गांव जो नज़दीक पड़ता है वहाँ पर उसकी जो है खेत है, उसका ज़मीन है, वो वहाँ पर जाकर खेती करता था, उनको बोला जाता था पाही काश्त। नेक्स्ट है कि मुगल काल में भारतीय कृषि की रीढ़ जो है किसको माना जाता था? मानसून को। कि मानसून पे ही खेती या कृषि जो थी वो डिपेंड थी। अगर टाइम पे बारिश अच्छी हो जाती थी तो फसल अच्छी हो जाती थी, अगर बारिश नहीं होती थी तो फसल इतनी बढ़िया नहीं होती थी। नेक्स्ट कि मुगल काल में लाहौर, दीपालपुर ये शहरों के नाम दिए। सिंध में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे? तो रहट, नहरें जो थी वो सिंचाई का साधन हुआ करती थी। मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता था? तो सबसे उत्तम फसल की सबसे अच्छी फसल होती थी उनको क्या बोला जाता था? तो बोला जाता था जिन्स ए कामिल। नेक्स्ट, मुगल काल में किन फसलों को जिन्स ए कामिल में शामिल किया जाता था? तो नंबर 1 कपास और दूसरी गन्ना की। ये दोनों जो फसलें थी मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों में गिनी जाती थी और इनको ही जिन्स ए कामिल बोला जाता था, कपास और गन्ना को। नेक्स्ट कि मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे? कि ग्रामीण समुदाय जो था वो कितने भागों में बंटा हुआ था? तो वो 3 भागों में था। मुगल काल में जो भूमिहीन किसान थे वो क्या कहलाते थे? जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं थी, जो कि दूसरे की भूमि पर मजदूर या दिहाड़े के रूप में काम करते थे, उनको बोला जाता था कमीन। मुगल काल में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? जैसे कि आज के टाइम में हम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं, उसी तरह जो है मुगल काल में पंचायत के मुखिया को, पंचायत कहाँ पर होती थी? गांव में। तो गांव में पंचायत के मुखिया को बोला जाता था मुकद्दम या मंडल। मुगल काल में कहाँ पर जो है जाति पंचायतें जो थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी? तो वो राजस्थान में। महाराष्ट्र राज्य में दस्तकारों को दी जाने वाली जमीन क्या कहलाती थी? तो मीरास या वतन। नेक्स्ट, सेवा के बदले वस्तुओं के लेन देन को क्या कहा जाता था? तो उनको बोला जाता था जजमानी। नेक्स्ट, मुगल काल में कहाँ की महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था? तो पंजाब में पुश्तैनी अर्थात अपने पिता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति तो थी वो पुत्री के भी बराबर हिस्सेदार होती थी, तो उसको पुश्तैनी संपत्ति बोला गया है और ये पंजाब में अधिकार था मुगल काल में। 18वीं सदी में बंगाल की सबसे विशाल जमींदारी को किस नाम से जाना जाता था? तो राजशाही। विशाल जमींदारी पूछा गया, बंगाल राज्य की बात हो रही है। मुगल काल में कितने प्रतिशत भाग में जंगल थे? तो 40% भाग पर जंगल थे। नेक्स्ट है, मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? कि मुगल काल में जो है राज्य के द्वारा जो भेंट ली जाती थी, उपहार लिए जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था पेशकश। कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य को भेंट या उपहार देना चाहता था तो नाम लेकर बुलाया जाता कि उसने ये पेशकश की है, उसने ये उपहार दिया है।
मुगल काल में वे लोग क्या कहलाते थे जिन्हें भूमि के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, कि जो है राज्य की तरफ से ज़मीन प्रोवाइड करवाई जाती थी, ज़मीन पर खेती करते थे और बदले में उन्हें जो है राज्य में सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, सेना में उन्हें भर्ती होना पड़ता था। जब सैनिकों की ज़रूरत होती थी तो उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ता था, तो उनको बोला जाता था पायक। गांव के उस वर्ग को क्या कहते थे जिनके पास अपनी ज़मीनें थी, तो वो जमींदार थे जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो किसने नियंत्रित की थी, तो वो राजा टोडरमल के हाथ में था राजस्व व्यवस्था का सारा सिस्टम, सारा प्रबंध। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जिस जमीन पर प्रत्येक साल खेती की जाती थी वह क्या कहलाती थी, तो उस भूमि को बोला जाता था पोलज, जो कि हर बार जोती जाती थी, जिस पर हर बार खेती की जाती थी उस भूमि को पोलज बोला जाता था, और ये सबसे बढ़िया किस्म की भूमि होती थी। मुगल काल में आइन ए दहसाला प्रथा कब लागू की गई, तो ये 1580 ईस्वी में। मुगल काल में बंटाई प्रणाली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो बाहोली की जमीन की जब बंटाई की जाती थी अच्छी किस्म, निम्न किस्म, मध्यम किस्म के अकॉर्डिंग, कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा अच्छी, कौन सी मीडियम है, कौन सी सबसे लोअर है, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, बाहोली के नाम से। मुगल काल में राज्य की ओर से किसानों को जो ऋण दिए जाते थे, किसानों को जो उधारे पैसे दिए जाते थे ब्याज पर, उनको क्या बोला जाता था, तकावी ऋण। इटली का कौन सा यात्री 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, तो जोवानी कारेरी। अजीब सा नाम है। इटली का यात्री था जो कि 1690 में भारत से होकर गुजरा था, तो वो उसका नाम था जोवानी कारेरी। नेक्स्ट है 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत में किस धातु की मुद्रा अच्छी स्थिरता में बनी रही, चांदी। अबुल फजल कौन था, तो अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था वो अबुल फजल था। आइन ए अकबरी का लेखक या अकबरनामा का लेखक कौन था, तो अबुल फजल था जो कि अकबर का दरबारी भी था। सुयूरगल से क्या अभिप्राय है, कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान जो था, राजा की तरफ से जो अनुदान दिया जाता था किसी को भी, उसको बोला जाता था सुयूरगल। मुगल काल के कृषि को जानने का हमारा मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वो है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी जिसको कि अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, ये किसने लिखी थी, ये अबुल फजल ने लिखी थी। तो ये हमारे थे मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि टोटली मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करती हूँ कि ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की बुक से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो ये आपके लिए रामबाण होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हैं, और कई यूनिक भी हैं जिनको कि हमने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है, आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सारे जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते हैं। और एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट और हमें पढ़नी ही पड़ती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो है एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर जो है अपने एग्ज़ाम को, अपने पेपर को तैयार करता है। तो इसीलिए जो है ये एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने शुरू करके अब 7-8 क्लासेज और आएंगे, तो 10-15 पार्ट में जो हम ये वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।